नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम बीएससी पार्ट सेकंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 टर्मिनल जाल पढ़ चुके हैं, जिसके विभिन्न प्राचल जेड प्राचल, वाई प्राचल तथा एच प्राचल के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें पढ़ चुके हैं और उनके मध्य संबंध भी ज्ञात कर चुके हैं। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स में जाल प्रमेयों का अध्ययन करेंगे। इन प्रमेयों की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि किरचॉफ के नियमों की सहायता से परिपथों को हल करना जटिल प्रक्रिया हो जाता है, जिसे आसान एवं सुविधाजनक बनाने के लिए इन प्रमेयों का उपयोग किया जाता है। इन प्रमेयों में अपने सिलेबस में मुख्यतः अध्यारोपण प्रमेय, थेवेनिन प्रमेय, नॉर्टन प्रमेय, पारस्परिकता प्रमेय, समरण प्रमेय, प्रतिकार प्रमेय या प्रतिस्थापन प्रमेय तथा अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय एवं मिलर प्रमेय है। सबसे पहले हम अध्यारोपण प्रमेय की बात करेंगे। अध्यारोपण प्रमेय को प्रूफ भी करेंगे साथ में। तो देखेंगे जाल प्रमेय में सबसे पहला प्रमेय है अध्यारोपण प्रमेय। अध्यारोपण प्रमेय, इसको सुपरपोजिशन थ्योरम कहा जाता है। ये प्रमेय इंपॉर्टेंट है। ये प्रमेय ये कहती है कि विभिन्न रैखिक प्रतिबाधाओं से युक्त किसी जाल में दो या दो से अधिक स्रोत या जनित्र जुड़े हुए हैं तो उस जाल के किसी बिंदु से किसी अवयव में प्रवाहित होने वाली धारा का मान उन सभी धाराओं के बीजीय योग के बराबर होता है जो कि प्रत्येक स्रोत के कारण प्रवाहित होती है, जबकि जाल के दूसरे स्रोत को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो अध्यारोपण प्रमेय ये कहती है विभिन्न रैखिक प्रतिबाधाओं से युक्त जाल जिसमें दो से अधिक स्रोत जुड़े हैं, इसके किसी बिंदु से किसी अवयव में प्रवाहित होने वाली धारा का मान उन सभी धाराओं के बीजीय योग के बराबर होता है, जो प्रत्येक स्रोत को जनित्र भी कहा जाता है। भाई, जनरेट करने वाला स्रोत के कारण प्रवाहित होती है, जो प्रत्येक स्रोत के कारण प्रवाहित होती है, जबकि दूसरे स्रोत को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से आंतरिक
प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो ये प्रमेय है अध्यारोपण प्रमेय। अध्यारोपण प्रमेय क्या कहती है? अध्यारोपण प्रमेय के अनुसार, या मैं इसको लिख दूं इस प्रमेय के अनुसार, तो ये स्टेटमेंट है किसका? अध्यारोपण प्रमेय का। इस प्रमेय के अनुसार बात कर रहे हैं अपन। प्रमेय कौन सी है? अध्यारोपण प्रमेय। अध्यारोपण प्रमेय ये कहती है कि विभिन्न रेखिक प्रतिबाधाओं से युक्त जाल में, जिसमें दो या दो से अधिक स्रोत जुड़े हुए हैं, इस जाल के किसी बिंदु से किसी अवयव में प्रवाहित होने वाली धारा का मान उन सभी धाराओं के बीजीय योग के बराबर होता है जो कि प्रत्येक स्रोत के कारण प्रभावित होती है, जबकि दूसरे स्रोत को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो ये विशेष ध्यान रखना है, दूसरे स्रोत को क्या करना है? उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करना है, चाहे धारा स्रोत हो चाहे वो वोल्टता स्रोत हो। कुल मिला के कहानी है कि आंतरिक प्रतिबाधा नहीं है तो उसको हटा देना है, और पहले स्रोत के कारण उस अवयव में प्रवाहित होने वाली धारा का मान निकालना है, और इसके पश्चात पहले स्रोत को हटाकर दूसरे को परिपथ में लगाकर प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से अध्यारोपण प्रमेय की सहायता से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ जाएगी। देखना ये स्टेटमेंट, अभी इसको प्रूफ करवाऊंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगी। तो अपन देख रहे हैं इसका प्रूफ, उपपत्ति की बात कर रहे हैं। अध्यारोपण प्रमेय को सिद्ध करके देख रहे हैं कि क्या ये किरचॉफ के वोल्टता नियम के अनुसार दिए गए मानों के समान मान प्रकट करती है। तो अपन डायरेक्ट ही अध्यारोपण प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। तो देखेंगे, मान लिया कि एक सर्किट इस प्रकार का है, एक सर्किट बना रहा हूं यहां मैं, एक जाल है, एक परिपथ है इस प्रकार का, जिसमें 2 वोल्टता स्रोत और 3 प्रतिबाधाएं जुड़ी है। एक वोल्टता स्रोत है E1, एक वोल्टता स्रोत है E2। मैंने आपको इस प्रकार के सिंबल पढ़ाए थे प्रारंभ में। इस प्रकार के सिंबल वाले स्रोत को वोल्टता स्रोत कहा जाता है। कैसा स्रोत है ये? वोल्टता स्रोत है। इसमें 3 प्रतिबाधाएं लगी हुई है, एक को मैं Z1 कह रहा हूं, दूसरे को Z2 और इसको Z3। Z3 इस वाले लूप में और इस वाले लूप में कॉमन है। तो यहां पर लूप या पास कितने हैं? पास फर्स्ट और ये पास सेकंड। तो मैंने इनको 2 पास कह दिया। इस स्रोत के कारण प्रवाहित होने वाली धारा का मान लिया कि I1 है। ये कोई डिजाइन नहीं किया गया है, इस स्रोत से प्रवाहित होने वाली धारा का मान I2 है। तो मैंने I1 और I2 को इस प्रकार से व्यक्त किया गया। ये कोई इंटीरियर फॉर्मेट नहीं है कि ऐसा कोई डिजाइन कर दिया है, ऐसा कोई डिजाइन नहीं है। ये है धारा की दिशा को व्यक्त कर रहा है। क्या ये? धारा की दिशा को व्यक्त कर रहे हैं। ये एरो के निशान, तीर के निशान है। इसका मतलब E1 के कारण इधर की ओर धारा बह रही है और E2 के कारण इधर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है। तो अब अपने को देखना है सबसे पहले कि इस जाल में, जो अपने ये जाल माना है, इस जाल में कितने स्रोत है? 2 स्रोत लगे हुए हैं और 3 प्रतिबाधाएं हैं। तो इसके किसी भी प्रतिबाधा में प्रवाहित होने वाली धारा का मान इन दोनों स्रोतों के कारण प्रवाहित होने वाली धारा के सदिश योग, बीजीय योग के बराबर होगा। तो देखेंगे
सबसे पहले अपन इसमें मान निकालेंगे किरचॉफ के वोल्टता नियम की सहायता से I1 और I2 का मान ज्ञात करेंगे। उसके पश्चात अध्यारोपण प्रमेय की सहायता से I1 I2 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बात करें अपन किसकी, वोल्टता नियम के साथ। तो मैं लिख रहा हूं माना कि वोल्टता स्रोत E1 व E2 तथा प्रतिबाधा Z1 Z2 व Z3 से युक्त जाल के प्रथम पास में या लूप में प्रवाहित धारा I1 तथा द्वितीय पास में प्रवाहित धारा I2 है। पहले लूप में या पास में प्रवाहित धारा कितनी है, लूप फर्स्ट और ये लूप सेकंड। तो लूप फर्स्ट में प्रवाहित होने वाली धारा का मान I1 है और लूप सेकंड में प्रवाहित होने वाली धारा का मान I2 है। तो सबसे पहले बात करते हैं लूप फर्स्ट में किरचॉफ के वोल्टता नियम की सहायता से वोल्टता का मान। तो अपन बात कर रहे हैं लूप, इसको बोलने पास, मैश भी बोलते हैं। लूप फर्स्ट में किरचॉफ के वोल्टता नियम की सहायता से वोल्टता का मान, वोल्टता का मान होता है समेशन V बराबर 0। किरचॉफ का वोल्टता नियम ये कहता है कि किसी भी बंद परिपथ में, परिपथ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ये परिपथ बंद है, पहला लूप बंद है, तो इस परिपथ में किरचॉफ का वोल्टता नियम अप्लाई किया जा सकता है। जो नियम ये कहता है कि किसी भी बंद परिपथ में एक निश्चित दिशा में वोल्टताओं का बीजीय योग शून्य होता है, अर्थात समेशन V बराबर 0 है। लूप फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो लूप फर्स्ट में वोल्टता निकालनी है। I1 की दिशा क्लॉकवाइज है, Z1 से प्रवाहित होने वाली धारा I1 है, जिसको मैं लिख सकता हूं Z1 I1। Z3 फर्स्ट लूप में और सेकंड लूप में कॉमन है, इसका मतलब Z3 से प्रथम लूप में प्रवाहित होने वाली धारा I1 है और E2 के कारण प्रवाहित होने वाली धारा I2 है। तो Z3 से धारा बह रही है I1 और I2, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 Z3, तो प्लस हो गया Z3 I1 प्लस I2। फिर आगे अपन यहां पर माइनस से प्लस अपन चल रहे थे, प्लस से माइनस, तो माइनस चिन्ह आ जाएगा, माइनस का E1 बराबर 0। ये समीकरण सभी विद्यार्थियों को लिखनी आनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में जानकारी दी है कि जिस परिपथ में कोई नियम काम नहीं करता है और यदि परिपथ बंद है तो किरचॉफ के वोल्टता नियम की सहायता से उस परिपथ को हल किया जा सकता है। तो यहां बंद है, वोल्टता नियम ये कहता है कुल वोल्टताओं का बीजीय योग शून्य है, दिशा फिक्स होनी चाहिए, प्लस से माइनस चलो या माइनस से प्लस की ओर चलेंगे। सर्किट क्या होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। तो समेशन V बराबर 0, तो अपन ने इस पर अप्लाई किया है। Z1 से प्रवाहित होने वाली धारा I1, तो वोल्टता V इंटू Z हो गई, तो Z1 इंटू I1।
Z3 दोनों लूपों में कॉमन है, इसका मतलब इससे E1 से धारा बह रही है I1 और E2 से धारा बह रही है I2, तो Z3 से धारा बह रही है I1 प्लस I2, तो इस पर वोल्टता हो गई Z3 I1 प्लस I2। और फिर अपन चल रहे थे प्लस से माइनस, यहाँ आ गया माइनस से प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस E1 बराबर 0। अब देखते हैं इसको सॉल्व कर रहे हैं। Z1 I1 प्लस Z3 I1 प्लस Z3 I2 बराबर E1। I1 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया Z1 प्लस Z3 I1 प्लस का Z3 I2 बराबर E1। समीकरण नंबर 1 दे दिया। सभी विद्यार्थियों को यह समीकरण लिखना आनी चाहिए। इसी प्रकार लूप सेकंड की बात करें तथा लूप सेकंड में वोल्टा नियम से वही स्थिति है। नियम क्या है? समेशन V बराबर 0। समेशन V का मान लिखना आना चाहिए। इधर की ओर चल रहे हैं, धारा की दिशा ये अपने I2 की एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं Z2 पर वोल्टा हो गई Z2 I2 प्लस वही चीज आ गई Z3 दोनों में कॉमन है, तो Z3 से प्रवाहित हो रही है धारा I1 प्लस I2, तो इस पर वोल्टा हो गई है Z3 I1 प्लस I2। और फिर आ गए इधर वही माइनस से प्लस, अपन चल रहे थे प्लस से माइनस, तो ये हो गया माइनस का E2 बराबर 0। इसका मतलब ये हो गया Z2 I2 प्लस Z3 I1 प्लस Z3 I2 बराबर का E2। ये I2 और ये I2 कॉमन आ गया, तो ये हो गया Z3 I1 प्लस का Z2 प्लस Z3 I2 बराबर E2, और ये समीकरण आ गया 2। देखो ये एक बीजीय समीकरणों के समान आ गए हैं जिनको हल करना आसान होता है, आप लोग सभी जानते हैं। ऐसी समीकरणों को हल करने के लिए I1 के गुणांक को बराबर करके घटा दिया जाए और I2 के गुणांक को बराबर करके घटा दिया जाए, तो I1 I2 के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले सभी विद्यार्थी देखना, यदि मैं इस समीकरण नंबर 1 को Z2 प्लस Z3 से गुणा कर दूं और समीकरण 2 को Z3 से गुणा कर दूं, तो I1 का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो देखेंगे सभी, अभी प्रमेय की सहायता से मान ज्ञात नहीं कर रहे हैं, अभी केवल किरचॉफ के वोल्टा नियम की सहायता से मान ज्ञात कर रहे हैं। वो मान यदि प्रमेय की सहायता से ज्ञात मान के बराबर प्राप्त होता है, तो अपन कहेंगे अध्यारोपण प्रमेय सिद्ध होती है। तो समीकरण नंबर 1 सभी को दिखाई दे रहा है। समीकरण नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूं। मैं लिख रहा हूं समीकरण 1 को Z2 प्लस Z3 से तथा समीकरण 2 को Z3 से गुणा करके घटाने पर। देखो भाई, इसको Z2 प्लस Z3 से गुणा कर रहे हैं, तो Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस Z3 I1 प्लस का Z3 Z2 प्लस Z3 I2 बराबर E1, और इसको गुणा कर रहे हैं Z2 प्लस Z3 से। ये तो समीकरण 1 का हो गया। समीकरण 2 को गुणा करना है Z3 से, तो ये हो जाएगा आपके पास में Z3 इंटू Z3 I1 प्लस
Z2 प्लस Z3 और Z3 से गुणा कर रहे हैं तो ये Z3 I2 बराबर E2 इंटू Z3, दोनों को घटा दिया गया है तो ये चिन्ह बदल गया, माइनस, ये माइनस और ये माइनस। देखो ये I2 के गुणांक बराबर है, कैंसिल हो गए हैं। यहाँ आ गया अपने पास में Z1 प्लस Z3, Z2 प्लस Z3, यह है माइनस का Z3 स्क्वायर बराबर आ गया E1 Z2 प्लस Z3 माइनस का E2 Z3। इससे I1 कॉमन आ गया इन दोनों टर्म से, I1 को बाहर निकाल लेता हूं, ये हो गया Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस Z3 माइनस का Z3 स्क्वायर बराबर E1 Z2 प्लस Z3 माइनस E2 Z3। I1 इसको गुणा किया तो ये हो जाएगा Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z3 Z2 और प्लस का Z3 स्क्वायर माइनस का Z3 स्क्वायर बराबर E1 Z2 प्लस Z3 माइनस E2 Z3। तो देखोगे ये Z3 स्क्वायर से कैंसिल हो गया है। I1 अपने पास आ गया Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 बराबर E1 Z2 प्लस Z3 माइनस E2 Z3। ये मान अपने पास आ गया I1, तो I1 का मान निकालना चाह रहा हूं मैं। I1 बराबर आ गया E1 अपॉन, ये तो है Z2 प्लस Z3 अपॉन में आ गया Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 माइनस का E2 Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ये मान आ गया। ये इसको मैं समीकरण नंबर 3 दे रहा हूं। समीकरण 3 अपने को I1 का मान व्यक्त कर रहा है, तो अपने पास I1 का मान आ गया है I1 बराबर E1 Z2 प्लस Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 माइनस E2 Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 मान अपने को प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अपन I2 का मान ज्ञात करेंगे। तो I2 का मान ज्ञात करने के लिए अपने को समीकरण नंबर 1 में I1 के गुणांक को बराबर करना है, तो इसको तो गुणा करना है Z3 से और समीकरण 2 को गुणा करना है Z1 प्लस Z3 से और घटाना है। तो देखो समीकरण 1 Z3 से तथा समीकरण 2 को Z1 प्लस Z3 से गुणा करके घटाने पर देखेंगे भाई, ये हो जाएगा Z3 Z1 प्लस Z3 I1 प्लस Z3 इंटू Z3 I2 बराबर E1 इंटू Z3। इसको गुणा कर रहे हैं अपन Z1 प्लस Z3 से, तो ये हो जाएगा अपने पास में Z3 Z1 प्लस Z3 I1 प्लस Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस Z3 I2 बराबर E2 Z2 प्लस Z3 और दोनों को घटा दिया। माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो गया इस बार। अब अपने पास आ गया
Z3 स्क्वायर I2 माइनस Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस Z3 I2 बराबर E1 Z3 माइनस E2 Z2 प्लस Z3। यहां से देखना मैं ऋणात्मक चिन्ह कॉमन ले लेता हूं, माइनस I2 कॉमन ले लिया, यहां से आ गया Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस Z3 माइनस का Z3 स्क्वायर बराबर, यहाँ से भी माइनस चिन्ह कॉमन ले लेता हूँ, या ऐसे लिख लेता हूँ E1 Z3 माइनस E2 Z2 प्लस Z3। तो देखेंगे इस चिन्ह को उधर भेज दिया, I2 बराबर आ गया I2 का मान अपन निकाल रहे हैं, तो I2 यहाँ से हो गया Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z3 Z2 प्लस Z3 स्क्वायर माइनस Z3 स्क्वायर बराबर E1 Z3 माइनस E2 Z2 प्लस Z3। ये कैंसिल, I2 बराबर आ गया, ये सॉरी माइनस चिन्ह उधर भेज रहे थे, तो ये तो हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, तो I2 बराबर हो गया माइनस E1 Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, और ये प्लस का E2 Z2 प्लस Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ये समीकरण नंबर आ गया 4। तो सभी लोग देखना, ये किरचॉफ के वोल्टा नियम की सहायता से लूप फर्स्ट और सेकंड के लिए धारा I1 और I2 का मान प्राप्त हो चुका है। अब अध्यारोपण प्रमेय की सहायता से भी यदि यही मान अपने को प्राप्त होता है, तो अपन ये कहेंगे कि ये दोनों नियम सही है, अर्थात अध्यारोपण प्रमेय सिद्ध होती है। तो अपन देखेंगे फिर, अब देख रहे हैं जो अपने पास जाल दिया गया था, उस जाल के दूसरे स्रोत को आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। अब बात कर रहे हैं, अब जाल के दूसरे स्रोत को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करने पर दूसरे स्रोत को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करने पर, तो देखो डायग्राम क्या हो गया अपने पास, ये स्रोत है, ये Z1 प्रतिबाधा है, ये Z3 है, ये Z2 है, और ये मैंने दूसरे स्रोत को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया है, ये E1 है। मान लिया कि इस स्रोत E1 के कारण इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I1 डैश, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I2 डैश, और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या हो गया, I1 डैश माइनस I2 डैश। इधर I1 डैश है, तो ये हो जाएगी I2 डैश, तो इधर हो गई I1 डैश माइनस का I2 डैश, अपने पास धारा का मान आ गया है। अब हम सबसे पहले I1 डैश का मान ज्ञात करेंगे। किसका मान निकालना है अपने को, I1 डैश का अपन मान निकाल रहे हैं। क्या मान मिलेगा देखेंगे सभी लोग। सबसे पहले इस परिपथ की कुल प्रतिबाधा का मान ज्ञात करना है।
कुल प्रतिबाधा ज्ञात करना आपको आती है, आपने खूब प्रैक्टिस की है 12th क्लास में। प्रतिबाधा हमेशा अंतिम छोर से ज्ञात की जाती है, अंतिम छोर से प्रतिबाधा का मान ज्ञात किया जाता है। तो देखेंगे इस परिपथ की, इस जाल की कुल प्रतिबाधा, कुल प्रतिबाधा Z बराबर, Z बोल देता हूं मैं इसको, कितनी होगी भाई, Z2 और Z3 कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम की प्रतिबाधा इस प्रकार से होती है 1/Z बराबर 1/Z2 प्लस 1/Z3। तो 1/Z बराबर Z2 Z3, तो ये हो जाएगा Z3 प्लस Z2, तो Z बराबर हो गया Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3। तो इस प्रकार से निकालना है। तो इसकी तो प्रतिबाधा हो गई ये वाली, और ये श्रेणी क्रम में है, तो इसकी कुल प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, Z1 प्लस Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3। कुल प्रतिबाधा का मान निकल गया है। जब कुल प्रतिबाधा आ गई है, इसमें एक वोल्टता स्रोत है E1, तो धारा I1 डैश का मान आ गया। अतः धारा I1 डैश बराबर E1 अपॉन Z, I1 डैश बराबर E1, Z का मान है अपने पास में Z1 प्लस Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3, जिसको भी आप सॉल्व करके लिख सकते हैं। E1 Z2 प्लस Z3 ऊपर चला गया एलसीएम आके, अपॉन ये हो जाएगा Z1 Z2 प्लस Z3 प्लस का Z2 Z3, ये मान अपने पास आ गया। इसका मतलब है I1 डैश बराबर आ गया E1 Z2 प्लस Z3 Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। समीकरण नंबर आ गया ये अपने पास 5। ये सभी को निकालना आना चाहिए। अपन एक के लिए निकाल रहे हैं, केवल यही मान निकालना चाह रहा हूं मैं I1 डैश का। अब इसी Z अपने को ये मान निकालना आ गया है, Z1 से प्रवाहित धारा I1 का मान आ गया। तो अब दूसरे स्रोत के कारण इसी Z1 में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो देखोगे क्या होगा। अब मैंने क्या काम किया, इसके अलावा नेक्स्ट स्थिति में कि इस E1 को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया और इसमें एक नया स्रोत लगा दिया है E2, जो दूसरा स्रोत है अपना वो लगा दिया और E1 को प्रतिस्थापित कर दिया। तो अब लिख रहा हूं मैं, इसके पश्चात दूसरे स्रोत को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करने पर ये क्या डायग्राम हो जाएगा, पहले को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से दूसरे स्रोत को, प्रथम स्रोत को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करने पर, दूसरा तो पहले कर चुके हैं, ये प्रथम को अपन ने उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया है और दूसरा स्रोत सर्किट में लगा दिया है, जाल में लगा दिया। दूसरा स्रोत लगा दिया है, ये है E2 प्लस माइनस, ये Z1 है, ये Z2 है और ये Z3 है। ध्यान रखना इनका क्रम बदलना नहीं है अपने को। अब इस E2 से इससे प्रवाहित होने वाली धारा को मैं कह रहा हूं I2 डबल डैश। इधर की ओर जो धारा बह रही है वो है आपके पास में I1 डबल डैश और इधर बह रही है वो क्या है, I2 डबल डैश माइनस I1 डबल डैश। इसमें से ये, तो अपने को I1 डबल डैश का मान निकालना है। सबसे पहले I2 डबल डैश का निकलेगा, फिर अपन समांतर क्रम विभाजन की सहायता से इसका मान निकाल लेंगे I1 डबल डैश का। तो देखेंगे इस परिपथ या जाल की
कुल प्रतिबाधा, कुल प्रतिबाधा, कुल प्रतिबाधा कितनी है इसकी, Z बराबर अंतिम छोर से Z1 और Z3 समांतर क्रम में है और Z2 श्रेणी क्रम में है, तो ये तो हो गया Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। कुल प्रतिबाधा आ गई, एक स्रोत लगा हुआ है तो धारा, अतः धारा अपने पास मान है I2 डबल डैश का निकालना है, तो I2 डबल डैश क्या होगा, E2 अपॉन Z, या इसको मैं Z डैश के देता हूं, तो ये अपने पास हो गया Z डैश, E2 अपॉन Z डैश, इसको Z कहा था अपन ने तो इसको मैं Z डैश के देता हूं। Z डैश का मान अपन इसमें पुट करेंगे, क्या वैल्यू आएगी अपने पास, Z डैश की वैल्यू अपन पुट कर रहे हैं, तो अपने पास आ गया I2 डबल डैश बराबर E2 अपॉन Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3, तो ये आ गया I2 डबल डैश इक्वल टू E2, ये Z1 प्लस Z3 ऊपर चला गया, यहाँ Z2 Z1 प्लस Z3 प्लस Z1 Z3, या I2 डबल डैश बराबर E2 Z1 प्लस Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। समीकरण नंबर दे देता हूं इसको 6। अपने पास मान आया है I2 डबल डैश का, किसका मान आया है, I2 डबल डैश का। अपने को मान निकालना है I1 डबल डैश का। यहां से धारा का विभाजन हो गया, कौन से क्रम में, समांतर क्रम में, और मैंने आपको समांतर क्रम विभाजन का सिद्धांत पढ़ा रखा है। समांतर क्रम विभाजन सिद्धांत ये कहता है कि यदि धारा समांतर क्रम में विभाजित होती है तो धारा का अनुपात प्रतिबाधा के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो यहां से जो मान आएगा वो क्या आएगा, मैं आपको पढ़ा चुका, पीछे देखना, समांतर क्रम विभाजन सिद्धांत से। तो लिखेंगे आप समांतर क्रम विभाजन सिद्धांत से, पीछे से देखना ये सिद्धांत, वहां मैंने आपको पढ़ा रखा है यहाँ। तो ये मान आएगा अपने पास I1 डबल डैश का मान, ये क्या होगा, I1 डबल डैश बराबर किसका विभाजन हो रहा है, I2 डबल डैश का, इंटू किसमें, इसमें निकालना है तो प्रतिबाधा आएगी Z3, कुल प्रतिबाधा Z1 प्लस Z3, तो अपने पास आएगा Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। समीकरण 6 से मान रख दो, मान रखने पर क्या आ गया, I1 डबल डैश बराबर E2 Z1 प्लस Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ये आ गया, और यहां पर है इंटू Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3, ये Z1 Z3 से ये कैंसिल हो गया, तो I1 डबल डैश बराबर आ गया E2 Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। समीकरण नंबर 7 आ गया है। ये I1 डबल डैश का मान है, जब स्रोत पहले वाला था दूसरा आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित था तो धारा आ रही थी I1 डैश, इससे प्रवाहित धारा क्या आई थी, I1 डैश। अब दूसरा है पहला आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित हो गया है तो धारा आ रही है I1 डबल डैश। तो Z3 से प्रवाहित होने वाली परिणामी धारा क्या होगी, I1 डैश प्लस का I1 डबल डैश, इसकी दिशा इसके विपरीत है इसलिए ये ऋणात्मक चिन्ह होगा। तो अध्यारोपण प्रमेय से, अध्यारोपण है प्रमेय से Z3 से प्रवाहित धारा I1 बराबर क्या होगा, I1 डैश प्लस
माइनस का I1 डबल डैश। ये ऋणात्मक चिन्ह इसलिए लिया गया है क्योंकि इस I1 डबल डैश की दिशा I1 डैश की दिशा के विपरीत है, इसलिए ये ऋणात्मक चिन्ह है। तो समीकरण 5 व 7 से I1 बराबर आ गया E1 Z2 प्लस Z3 अपॉन Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1, ये माइनस E2 Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ये समीकरण नंबर 8 आ गया। सभी देखना, समीकरण 8 का मान समीकरण 3 के समान है। किसके समान है? समीकरण 8 समीकरण 3 के समान है। इसका मतलब समीकरण 8 निकाली है अध्यारोपण प्रमेय की सहायता से और समीकरण 3 निकाली है किरचॉफ के वोल्टा नियम से। दोनों समीकरणें समान आ रही है। इसी प्रकार I2 का मान भी निकाल सकते हैं। तो ये दोनों समीकरण समान आ रही है तो अपन लिखेंगे अर्थात अध्यारोपण प्रमेय सिद्ध होती है। तो इस प्रकार से अध्यारोपण प्रमेय को सिद्ध करना है। धन्यवाद।